और सामाजिक न्याय तभी पूरा हो सकता है जब इस देश के सभी दबे कुचले वंचित लोगों को राजपाट में, अर्थव्यवस्था में समान हिस्सेदारी मिली। पिछले 10 साल में इस देश की जो राष्ट्रीय संपदा है या तो वो बेची जा रही है या उस संपदा पर कुछ निश्चित औद्योगिक घराने के कब्जे हो। आज इस हिंदुस्तान की संपत्ति 40% संपत्ति पर 1% लोगों का कब्जा हो गया और इस देश की 50% आबादी 50% संपदा पर जीवित, 5% जो 50% आबादी हो 3% संपदा पर जीवित। तो जो आर्थिक असमानता इस देश में पैदा हो रही और जो लोग वंचित रह गए हैं उन सब लोगों के लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो, ताकि ऐसे वर्ग जो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनका हम अपने साथ लगा कर देश की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का काम। वर्तमान सरकार विकास की ओर ध्यान न देकर केवल धार्मिक मुद्दों पर जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करके इस देश को तोड़ने का काम करे। ये हिंदुस्तान की तहजीब रही है कि भाईचारा अगर बनेगा तो देश तरक्की करेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वो चुनाव लड़ने शुरू करे थे 2014 में तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा, और ओबीसी लोगों को भ्रमित करके उन्होंने वोट लेने का काम करा। मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या इन 10 साल में आपके मुंह पे एक बार भी मंडल कमीशन का जिक्र आया? क्या आप लोगों ने वायदा करा था कि हम 3 महीने के अंदर 100 दिन मांगे थे कि 3 महीने के अंदर हम जो विदेशों में काला धन है वो वापस ले आएंगे और वो गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे? उसका क्या रहा? आपने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसका क्या रहा? आपने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसका क्या रहा? आप और हम सब जानते हैं कि अलावा झूठे वादे करने के अलावा, इस जनता को ठगने के अलावा इन्होंने कोई और काम नहीं किया। इस देश की जो संपदाएं थी, ऐसे ऐसे जो गवर्नमेंट के सरकारी उपक्रम थे जिनमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, जो 70 सालों में इस देश में कमेरे लोगों ने बनाकर वो प्रतिष्ठान खड़े करे थे, वो उपक्रम खड़े करे थे, धीरे धीरे करके उन उपक्रमों को बेचने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में रोजगार के नाम पर हमारे बच्चों को रोजगार से मुक्त कर दिया। ऐसे ब्रिलियंट बच्चे जिन लोगों को हमने ये उम्मीद लगाई थी कि वो अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाएंगे, वो पिछले 5-6 साल से तैयारी करते करते आज ओवर एज हो गए। हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए और हमारे नौजवान युवकों के साथ जो मजाक इस हिंदुस्तान में हो रहा है वो कहीं नहीं होता। आपके पड़ोस में मुरादाबाद में नगर निगम में 55 वैकेंसी सफाई कर्मचारियों की निकली थी, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर तक लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन उन लोगों को शारीरिक परीक्षण के नाम पर 58,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया था। मुरादाबाद नगर निगम के 64 नालों की सफाई उनसे करवाई गई। हमारे बच्चों के कपड़े उतरवा के जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो इंजीनियर थे, उनसे नालों की सफाई करवाने के बाद शारीरिक परीक्षा उनकी ली गई है और आज तक उन वैकेंसियों का पता नहीं है कि वो वैकेंसी था। समाजवादी पार्टी ने विकास का काम किया था, बहुत आधुनिक तरह से उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल 100 और एम्बुलेंस की सुविधा दी थी और दुनिया में
यहाँ के अधिकारियों को भेजकर अध्ययन कराया था कि कैसे कोई पीड़ित व्यक्ति के पास 10 मिनट के अंदर पुलिस अथवा एम्बुलेंस पहुँच जाए। वो सब व्यवस्था उन्होंने विदेशों से जानकारी करने के बाद यहाँ लागू की थी। आज उसे भी तहस नहस किया गया है। वही जो डायल 100 चलाती थी, बड़ी मेहनत हमारी बच्ची हमारी बहन बेटी करती थी, वो पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी है। इस सरकार को सुध नहीं है कि उनकी जाकर समस्या बूझ लें कि समस्या क्या है। सरकार का कहना ये है कि आपसे कम मजदूरी पे, आपसे कम मजदूरी कहेंगे वेतन के, आपसे कम मजदूरी पे हमारे यहाँ और महिला काम करने को तैयार हैं। तो बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। हम ये चाहें, आज हम आए हैं सामाजिक न्याय यात्रा लेकर आपके क्षेत्र में, और हम सब लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में एक विकल्प है। समाजवादी पार्टी के साथ सभी वंचित, दलित, पीड़ित लोगों को जोड़ा जाए, और जो धर्म और जाति के नाम पर जो सरकार भेदभाव करने का काम कर रही है, जो उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उसे रोका जाए। जो अपनी शिक्षा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, सरकारी संस्थान सब बंद करने की स्थिति में आ गए हैं। अस्पताल भी अब PPP मॉडल पर देने को तैयार हो गए हैं। तो जहाँ इस देश की आज़ादी के साथ इतनी बड़ी स्थिति पैदा हो गई है कि हम अपने देश के नागरिकों को ना फ्री चिकित्सा दे पा रहे हैं, न शिक्षा दे पा रहे हैं। डेंगू बड़ा भयंकर फैल रहा है। मेरे जनपद बिजनौर की मुझे जानकारी है, हर गांव में 10-10, 15-15 लोग मर गए हैं, और नौजवान भी काफ़ी मेरे सैकड़ों की तादाद में मर गए हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कतई ध्यान नहीं। तो हम अपील करना आए हैं सब लोगों से कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें और इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। सब चुनाव की ही तैयारी चल रही है। तो केवल उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं और भी यात्रा निकाल रहे हैं? मुझे जितनी जिम्मेदारी मिली मैं इतना बता सकता हूँ। मुझे पश्चिम की जिम्मेदारी मिली तो मैं लगा हूँ। कैसा उत्साह है सब आपकी यात्रा के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्मीद से ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो पहले कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ आने का काम कर रहे हैं। और खासकर यहाँ का पिछड़ा वर्ग समझ गया है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा। जब पहले कभी मुद्दा नहीं उठा ओबीसी का जी, किसी भी पार्टी ने, चाहे आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इस बार प्रमुखता से ये बात लाई जा रही है कि ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ या ओबीसी को एक अलग रखा गया। इसका मुख्य कारण ये है कि ओबीसी जाति है। जब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो उनसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जातिगत जनगणना कराओ। आज भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना कराओ, हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन दोनों में से उनमें सहयोग कुछ नहीं करेगा। ओबीसी जान गया, और जब ओबीसी जग गया है तो सबकी चिंताएं बढ़ गई। तो कितना ओबीसी आपके हिसाब से होगा अपने प्रदेश में? मतलब कितना परसेंटेज के हिसाब से अगर देखते हैं? संभावना ये कि कम से कम 60 होगा, 60% के आसपास होंगे। बिल्कुल ऊपर भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम बता रहा हूँ, लगभग 60% के आसपास। इसमें ओबीसी का जुड़ाव समाजवादी से तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का रक्षा कवच पहले मुझे कहने में दिक्कत नहीं। आज वो रक्षा कवच टूट रहा है तो उन्हें बहुत चिंता हो रही है, और जिस मुद्दे पर वोट मांगना चाहते हैं ना, कोई मुझे तो आशंका है कि कोई ना कोई बड़ी घटना कराएंगे। इन्होंने इस देश के सैनिकों की कुर्बानी पर भी वोट मांगे। देश का प्रधानमंत्री कह रहे थे एक बार कि हमने नहीं बोला, तो जब उनका वो वीडियो उनको दिखाया गया तो शर्म के साथ सिर नीचे हो गया। उन्होंने कहा था कि पहला वोट देश के शहीदों के नाम मांगा था। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि हमारी जो रक्षा है वो सैनिक है, उनके नाम पर भी अगर राजनीति हो रही तो इसको बुरा नहीं। सर, जैसा कि अभी जो गठबंधन बनाया था उसमें कांग्रेस का गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, तो क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं होगा? लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, रहेगा। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, तो गठबंधन ये कैसे चल पाएगा? जब विधानसभा में नहीं है गठबंधन, लोकसभा के चुनाव में है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में रखेंगे, तैयार है खुले दिल से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए समाज के अंदर ये कहा जाता है वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं उनकी बयानबाजी से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये बात उनसे ही पूछिएगा।
जैसे कि आपने कहा कि हम लोग सभी को लेकर चलना चाहते हैं, अगड़ा जो है जैसे कि जिसमें सवर्ण आता है उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरह? और जैसे कि वो देवी देवताओं को लेकर, रामायण को लेकर, इस तरीके की, और जबकि शीर्ष नेता तो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या कारण है इस चीज़ को लेकर? जो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है वो मैं भी कह रहा हूँ, जो गलत लिखा है वो गलत, मतलब आप सही है सही। जो इसमें लिखा हुआ है जो इस नहीं, जो चीज़ जो समाज में अगर कोई चीज़ गलती कहीं है तो उसका सुधार किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार गैलीलियो का उदाहरण देते हैं कि बहुत दिनों बाद पता चला ये गलत था तो गलत था। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि स्वयं प्रसाद मौर्य के बेटे जो है वो इस समय भाजपा में है और वो सपा में, तो क्या लगता है कि क्या वो भाजपा में जा सकते हैं या फिर वो सपा में आ सकती हैं? तो वही बता सकते हैं। अभी वो समाजवादी पार्टी में लगे हैं, माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य पूरी ताकत के साथ लगे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। अब क्या परिस्थिति है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पूरी चर्चा बहुत तेजी से है, अपने प्रदेश में भी है कि भाई मुस्लिम जो है लोकसभा चुनाव में समाजवादी से दूर हो रहा है, कांग्रेस के नजदीक हो रहा है। क्या लगता है इसमें कितनी दम से लगती है आप? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दल 2022 में जो मुस्लिम समाज ने पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करा तब से घबरा गए। उनकी एक पॉलिसी है कि कैसे मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से छिटकाया जाए, जबकि कांग्रेस के पास अपना क्या वोट बैंक है। हालांकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं जब नूरपुर से चुनाव लड़ गया था तो हमारे सामने हमारी समाज की बेटी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया और ये कहा कि राम अवतार सैनी का खेल बिगाड़ा। तो उस पार्टी के कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो 888 वोट, 1000 भी वोट नहीं ले पाई, जबकि नोटा को वहाँ 1500 वोट मिले। जहाँ जिसका संगठन इतना मजबूत हो तो उसके बारे में ज़्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या उम्मीद है कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा में? कहाँ से मिलेंगे? नहीं, लोकसभा में पूरे हमारे देश में सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए, तो क्या उम्मीद लगती है कितनी सीटें मिलेंगी? बिल्कुल ही सब खाड़ फेंक रहे हैं, बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। गठबंधन में जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा गठबंधन में? हमारे पास तो तब से चेहरे तो ही बहुत चेहरे गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं चेहरे हैं। तो सब सहमत क्या हो उम्मीद? जाता- सब हो जाता है सहमत। अखिलेश जी की कुछ उम्मीद है नहीं? क्या अरे वो बताए लगेगा, नहीं लगेगा? ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि मोदी के अलावा कोई और विकल्प है क्या, जरा उनसे तो पूछिए। वहाँ नहीं है, नो है तो हमारा तो बहुत है, वहाँ तो नो लिखा यहाँ तो हुआ है। विकल्प है, क्यों साहब? यहाँ तो विकल्प है। अब तो प्रदेश में भी लिखा हुआ है और वहाँ पे केंद्र में भी लिखा हुआ है नो, इनके अलावा कोई नहीं। हाँ तो हमारे यहाँ तो विकल्प आपके है, यहाँ तो बहुत सारे विकल्प। बहुत विकल्प है, बिल्कुल। चुनाव बाद तय हो जाएगा कौन बनेगा। विधायक जी एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी की पिछले टाइम में सरकार रही थी, विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अखिलेश जी ने काफ़ी सुविधाएं दी, जैसे कि 100 डायल के बारे में आपने बताया, ठीक है, एम्बुलेंस के बारे में बताया, लैपटॉप वितरण योजना उन्होंने चलाई थी। लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि जो समाजवादी पार्टी थी अचानक से हाशिए पर चली गई प्रदेश के अंदर? हाँ, कभी कभी झूठ इतना ज़्यादा ताकत से बोला जाता है कि सच छुप जाता है। ऐसा धार्मिक नशा इन्होंने पिलाया था, ऐसे झूठे झूठे जनता से वादे किए थे, ऐसा गुमराह करने का काम करा था, तो निश्चित रूप से मतदाता भ्रमित हो गए। तो मतदाता भ्रमित हो गए, जैसे मतदाता कोई बच्चे तो होंगे नहीं, 18 साल से ऊपर के होते हैं, तो भ्रमित हो कैसे गए? आप लोग क्यों नहीं समझा पाए उनके लिए? आपके अंदर क्या कमी रही जो आप उनको समझा नहीं पाए कि वो गलत बोल रहे हैं, हम सही हैं? ऐसा आपके अंदर भी तो कुछ रहा होगा। अब इसका आत्मचिंतन हमने कर लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर लिया है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीटों की संभावना है? हम तो 80 की 80 सीटों को पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। जैसे कभी आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कहा करता था कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन केवल 5 या 7 सीटों पर ही आप लोग सिमट कर रह गए थे उस टाइम पे। क्या कारण रहा इस चीज़ का? ये हो जाती है, कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं, चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस समय बहुत मजबूत पार्टी है। इस बार कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं आप लोग लोकसभा चुनाव के लिए? जातिगत जनगणना है, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हम रोजगार देंगे, 4-4 साल की नौकरी दे रहे हैं, हम फुल टाइम नौकरी देंगे। प्रदेश में 10 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं, उनको नियुक्ति करने का काम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, सारे साधन उपलब्ध कराएंगे। जैसे विकास के रास्ते पर जैसे प्रदेश चल रहा था फिर चले। विधायक जी, एक आपने बोला था अभी कि 1% के हाथ में 40% का यानी कि प्रॉपर्टी संपदा है, देश की संपदा है, तो वो किस ओर इशारा है?
किशोर इशारा है। अब आपको मैं बता दूं कि जब इस देश में कोरोना काल लग गया था और सारे कारोबार बंद थे, तो उस पीरियड में 121 लोगों की प्रॉपर्टी रोज बढ़ी। वो कौन से खरबपति हैं उनका जरा पता आप लोग भी कर लीजिएगा कि जब वो सारे संसाधन बंद थे तो उनकी संपत्ति कैसे बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है देश में, ये सरकार यहाँ के पूंजीपतियों की सरकार है, जिन्होंने पूरी मीडिया को भी कैप्चर कर रखा है और जिनके हिसाब से ये देश चल रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि वो बीजेपी सरकार में आने का उनकी संपदा बढ़ेगी, क्या बीजेपी सरकार से पहले वो लोग कोरोना कमजोर काल की जिक्र कर रहा हूँ, कमजोर केवल कोरोना काल में जब सारे संसाधन बंद थे उस समय उनकी संपत्तियां बढ़ी, जिसमें कोई कारोबार नहीं चला था उनकी संपत्ति कैसे बढ़ रही। आप जरा बारीकी से पता करिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट का पता कर लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था, लेकिन सबसे ज्यादा असमानता पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था। ये देश कहीं और जा रहा है। तो आप इस चीज को रोकने का आपकी पार्टी प्रयास करेगी? आप हमें सरकार में लाइए, बिल्कुल कर देंगे। पेंशन भी समाप्त कर दी गई। पेंशन मजाक किया है। मृतक आश्रित आज सिस्टम खत्म किया जा रहा है। आज श्रीमान जी हमारे सामने ही, जब हमारे बच्चों को अगर कोई अग्निवीर में जाता है तो अग्निवीर में ये कंडीशन है कि वो 4 साल तक शादी नहीं करेगा, और जब वो घर आएगा तब हम उसकी शादी करेंगे। तो जब लड़की वाले हम तो पूछेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, तो क्या कहेंगे हम कि रिटायर हो गया। वो रिटायरमेंट नहीं है, और क्या है, वो तो नौकरी खत्म हो जाएगी उनकी। नहीं तो उसे ये तो कहेंगे हम रिटायर हो गया। तो जब हमारा बच्चा शादी से पहले रिटायर हो जाएगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाप नौकरी करेगा और बेटा रिटायर होकर घर में बैठा। जब उसके पास जिम्मेदारी बढ़ने का काम है तो वो बेरोजगार हो गया। आप एक बेरोजगारों की टीम खड़ी कर रहे हैं इस हिंदुस्तान में। ये चाहते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग थैला लेकर 5 किलो राशन के पीछे भागे फिरे। इस देश को ये करना चाहते हैं। और अभी तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अब तो व्यापारियों का सीधा नंबर लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आ गई, सीधे मार्केट, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। अभी दुकानदार जो दुकान अपना शोरूम खोले बैठे हैं, इन्हें भी देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या। अभी भी मंदी का दौर है मार्केट में, अभी भी मंदी का दौर है। वो चीज़ नहीं है जो ग्रोथ होती थी। किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए, आम व्यापारी परेशान ही है। आज हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि जब सरकार बदलेगी और घोटालों की जांच होगी, तो अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई घोटाला पकड़ा जाएगा तो उसका नाम होगा नोटबंदी। देखिए, लोकतंत्र में एक व्यवस्था ये होती है कि बहुत छोटा स्तर होता है, लेकिन सरकार का निर्णय तो कैबिनेट होता है। तुम्हें अगर नोटबंदी करनी थी तो मैं 9 बजे या 8:30 बजे टीवी पर आना था, तो आधे घंटे पहले कैबिनेट की बैठक बुला लेती। और तुम कहते कि भारत सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया है, लेकिन तुम तो तानाशाह हो। तुम तो लोकतंत्र में तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारे मंत्री तो पता नहीं है, कैबिनेट को पता नहीं है, और आपने नोटबंदी कर दी। तुम्हारे कैबिनेट को पता नहीं है, आपने किसी कानून वापस कर ली। तुम्हारे कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया, तुमने 2000 के नोट छाप दिए। तुम्हारी कैबिनेट को पता नहीं चला, तुमने 2000 के नोट बंद कर दिए। तो क्यों, तो तुमने छापे तर क्यों बंद कर दिए थे? कहाँ वो काला धन गया, कहाँ वो 15 लाख खाते बनते वो कहाँ गए, तो 2 लाख रोजगार कहाँ गए, किसानों की आमदनी कहाँ गई? आपने कहा था कि 2022 तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सर पर छत ना हो। कितने की व्यवस्था कर दी। आज भी हम गाँव में घूमने जाते हैं, लोग पन्नी डाल के गुजारा कर रहे हैं। तो जुमलेबाजों की सरकार है। सूची आउट नहीं की गई, जिनका ब्लैक धन वहाँ जमा है। वो इनकी है ना, वो इनकी आउट ही नहीं की गई। ये था कि सबसे पहले सूची आउट करेंगे हम। वो सूची जब कन्नौज में पैसा पकड़ा गया तो क्या समाजवादी का पैसा पकड़ा गया, बाद में पता चला कि वो इनका ही था। तो फिर उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने निपटा लिया मामले को। अगर समाजवादी पार्टी का होता जेल भेज दिएगा। और कोई आप लोग पूछो तो जी, आपकी जो गवर्नमेंट आई तो नया कार्य आप कहते हैं, आप तो ये बताओ कि काम कौन सा शुरू नहीं कर नया कार्य जो आपने पहले के नया कार्य कौन सा? देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो लोक कल्याण की बनती है। लोक कल्याण से संबंधित जितने भी काम होंगे सब, अभी एजुकेशन है, आपका स्वास्थ्य है, सड़क है, जो भी आवास है, लोगों को जो असहाय लोग हैं उनको पेंशन की व्यवस्था है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बढ़िया स्कूल, बढ़िया एजुकेशन की व्यवस्था है, ये सब करेंगे। जो लोक कल्याण के काम है वो किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैटर है, हम बहुत छोटे से वो उस स्तर की बात हम नहीं कर रहे।
अच्छा, आजम खां के मामले में क्या क्या कहेंगे आप? क्या कहना आपको नहीं पता दे जी जी ना, पार्टी क्या कोई धरना पार्टी प्रदर्शन, के साथ खड़ी है। पार्टी कोई मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? सारी स्थिति का आपको देश के पता है। सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करा जाता है कि तानाशाह के सामने करा जाता है, आप बताइए। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि मुस्लिमों का 100% वोट मिलने की उम्मीद है क्या? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़े सब लोग। और क्या मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी मिलेगी क्या? हिस्सेदारी कहाँ नहीं मिलेगी। नहीं, जैसे जिस तरीके से पार्टी में भी जिलाध्यक्ष के पद हैं, या खाली नगर अध्यक्ष के पद ही मुसलमानों के लिए रह जाएंगे? नहीं, इस विषय पर मैं सब जगह है, ऐसा नहीं। अभी हमने 19 चेयरमैनों में 18 मुस्लिम हैं। जी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हमारे समाजवादी जिला पे एक मुस्लिम, आपके बगल में बैठे हैं, संभल में मुस्लिम, मुस्लिम, रामपुर में मुस्लिम, राम हम बैठे हैं जीते हुए समाजवादी के चेयरमैन। 19 में 18 हमारे चेयरमैन। नहीं, अन्य दल ये कहा करते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ कुर्सियां उठाने के और दरी फट्टियों के लिए रखा जाता है। दल तो कह रही, और क्या कहेंगे, तारीफ करेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी इसमें नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग जुटे हैं, हमारा बढ़िया भाईचारा है, सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। 2022 का रिकॉर्ड तोड़ेगा मुस्लिम। और मैं आपको बता दूं, आपकी बात का मैं जवाब 2022 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। कि नूरपुर में सारे मुसलमान ये चाहते थे कि सैनिक को लड़ाया जाए। अगर मुसलमान लड़ा तो जीत नहीं पाएगा, सैनिक को लड़ाया तो जीत गया। तो मुसलमानों का त्याग है। सर, जैसा कि आपने अभी सभी को समान रूप से समझने के लिए पीडीए संगठन बना लिया, ठीक है। अभी जस्ट आपने कहा था कि हमने 19 में से 18 चेयरमैन मुसलमान बनाए हैं, तो क्या आपको बाकी में और जातियों से नहीं मिले? ना, जहाँ जिसकी संख्या होगी उसी को दिया जाएगा। जितनी होगी, जहाँ पर मेले हिंदू लड़ाते हैं वहाँ मुस्लिम चेयरमैन, वोट परसेंटेज के हिसाब से, तालमेल के हिसाब से दिया। जितनी आबादी है तो मुस्लिमों तो सबसे पहले यही है, जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को आदेश दिया है कि हर बूथ पे हम लोग मजबूत टीम तैयार करें, 1 बूथ 20 यूथ, और दूसरा वोट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, और ऐसा कोई बूथ ना बचे जिस पे हर समाज को नेतृत्व न मिले। हर समाज को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बरेली जनपद की 9 विधानसभा में हमारे विधानसभा अध्यक्ष और पूरे फ्रंटल के सम्मानित साथी बड़ी मेहनत के साथ हर बूथ पे पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। अभी आपके यहाँ पुनः वो किया गया था, गठन किया गया था, तो सारा गठन पूरा हो गया आपका ब्लॉक लेवल तक या बूथ लेवल तक? ब्लॉक के सभी अध्यक्ष हमने बना दिए हैं। ब्लॉक के जो भी अध्यक्ष बने हैं वो अपनी कमेटी तैयार कर रहे हैं। नगर के सभी अध्यक्ष बन गए हैं, नगर अध्यक्ष भी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्षों ने अपनी टीम तैयार कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष अब सेक्टर, जोन, बूथ की कमेटी बना के हमको सबने दे दी है, और अब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि ये सही बनी है, गलत बनी है। लगभग 99% हर जगह हमारे सही बने। सदस्यता अभियान चलाया आप लोगों ने? सदस्यता अभियान जब चला कितना था, सदस्य बनाया आपने? सदस्यता अभियान जब चला था तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं। 75 जिलों में बरेली पहले नंबर पे आया। कितना बना? अपने जिले की बात कर रहे हैं। 45 इतने नए हमने मेंबर्स बनाए। हमने 45,000 लोगों को सक्रिय सदस्य बनाया, और एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए उसको 25 लोगों को मेंबर बनाना है। सर, जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक तरफ तो आपकी तरफ से कश्यप समाज से हैं, आप हैं, तो दूसरी तरफ आपके सामने जो रहेंगे वो धर्मेंद्र कश्यप जी वर्तमान सांसद हैं, तो कहाँ तक धर्मेंद्र कश्यप जी, तो आप कहाँ तक, आपको क्या लगता है उस चीज़ को लेकर कि आप कहाँ तक टक्कर दे पाएंगे, जीतने के कितने चांसेस आप करेंगे? तो दोनों तरफ कश्यप समाज को कैसे एकजुट करें लोकसभा? साक्षात प्रमाण है। हमने विधानसभा का टिकट मांगा था 2022 में, किसी कारणवश हमको नहीं मिल पाया। माननीय जी ने हम पे भरोसा करते हुए चुनाव से 18 दिन पहले जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमने बरेली जनपद की 9 विधानसभाओं में 2-2 दिन देके समाज को जोड़ा और जोड़ने का प्रयास किया। जहां जहां हम पहुंच गए वहां कश्यप समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिला। नंबर 1। नंबर 2, अभी आंवला लोकसभा में चेयरमैनी का चुनाव जब हुआ तो फतेहगंज पूर्वी में चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होता था, आज नहीं है, हार गया। फरीदपुर विधानसभा में आपकी फरीदपुर एक
चेयरमैनी का क्षेत्र लगता है, वहाँ पे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होता था, वहाँ समाजवादी का जीता है। ऐसे ही आपके ठिरिया में मुस्लिम समाज का जीता है, और बिसारतगंज में बीजेपी का चेयरमैन होता था, वहाँ भी हार गया बीजेपी का। आंवला में बीजेपी का चेयरमैन होता था, वहाँ बीजेपी का हार गया, हमारा समाजवादी पार्टी के जीते हैं। और सिरौली में भी मुस्लिम समाज का बना है। बरेली जनपद की आंवला लोकसभा में 6 सीटों में 4 जगह भारतीय जनता पार्टी होती थी, आज की तारीख में 1 जगह भी जीती नहीं। इस 5 साल और वहाँ पे कस्बों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है, और अब हमें काम करने का मौका मिला है। हम गांव-गांव, घर-घर जाके समाज को जोड़ के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप जिस समाज से हैं, और पिछले 5 साल में 5 साल ही हो गए, आगे 2024, 5 साल में कश्यप समाज के लिए क्या क्या योजनाएं ऐसी रही जिससे उनका भला हुआ, काम हुआ ऐसा कि जिससे कश्यप समाज को उठाने का काम बीजेपी माननीय ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने चुनाव से पहले ये भी कहा था कि हम देवचरा में चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे। आप लोगों को ध्यान होगा 5 साल हो गए, आज तक फैक्ट्री तो लगी नहीं। अभी माननीय जी ने बताया कि मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरियां देंगे, अभी किसी की नौकरी तो मिली नहीं। 15 लाख किसी खाते में आए नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनको एक रोजगार दे दिया। दिन भर खेतों में काम करो और रात भर जानवरों को रखाओ। और यहाँ के किसानों ने आपके मंत्री इस क्षेत्र के जो हैं उनको 400-500 गाय और बैल इकट्ठे करके उनको घेरने का काम किया, तो उसके बाद में उन पर ही मुकदमा लिखा दिया। आप लोगों को सबको जानकारी होगी। तो ये चल रहा है यहाँ पे। अभी आपने देखा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े पुलिस के लोगों ने एक ब्राह्मण की आलमपुर जाफराबाद में जाके हत्या कर दी। पुलिस ने जांच कराई, पूरी चौकी इसमें दोषी ठहराई गई, सबको निलंबित करा गया। निलंबित करने के बाद 302 का मुकदमा हुआ। आज तक उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।